कायद-ए-आज़म जैसे मॉडर्न मुस्लिम को कैसे एक रहमतुल्लाह बनाना है। बाप ने बेटी से कहा कि इतने मुसलमान लड़के मौजूद थे इंडिया में, तो तुम्हें एक पारसी ही मिला। तो उसने कहा इतनी मुसलमान लड़कियां मौजूद थी, आपको एक पारसी खातून ही मिली थी शादी के लिए। गांधी जी भी बहुत बड़े लीडर थे, जैसे हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक्स में लिखा होता है कि वो बड़ा अयार था और मकार था। तो हम ये भूल जाते हैं कि सारी फॉल्ट जो अल्टीमेटली ले एट द डोर स्टेप ऑफ द ब्रिटिश। That was pre-partition. Post-partition तो will have to take some responsibility ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी, बरतानिया बिल्कुल कंगाल हो चुका था। और अच्छा ठीक है, ये मुसलमान मांगते हैं, इनका अलग मुल्क बना दो, हो सकता है हमारे काम आ जाए। ये भी एक थ्योरी है कि अंग्रेजों ने इसको इनकरेज किया। फातिमा जिन्ना को ब्लैकआउट किया गया रेडियो पर, उनके वुमेनहुड के ऊपर बात की गई। बिल्कुल। She was not married। उनका एक मेमोर था माय ब्रदर के नाम माय से, ब्रदर, जिसको 1955 में पब्लिश होना था, and it was censored, it was not allowed to go on air। लियाकत अली के बाद तो बिल्कुल एक लीडरशिप वैक्यूम आ गया। उसको किसने पुल किया? ब्यूरोक्रेट्स ने। सिकंदर मिर्जा सिविल ब्यूरोक्रेट, अयूब खान मिलिट्री ब्यूरोक्रेट। उन्होंने कहा कि अब ये पाकिस्तान हम अब इसको अपनी मर्जी से चलाएंगे, ये हमारा है। भुट्टो साहब का मैं समझता हूँ कि वो भी एक सिविलियन ऑटोक्रेट थे। जमहूरियत को दफना दिया था 58 में। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू अ वेरी वेरी स्पेशल एपिसोड हियर एट द करंट पॉडकास्ट। मैंने 2 दफ़ा वेरी बोला है एंड दैट्स इंटेंशनल बिकॉज वी हैव अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गेस्ट ओवर हियर विद अस, somebody who I really like, personally admire the work that he has done, and जो आज के पॉइंट्स ऑफ कॉन्वर्सेशन हैं उन पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है उनकी। सो पाकिस्तान को लेके एक इस्लामी रियासत, इस्लाम के नाम पे बनने वाली रियासत जो है, उसके अंदर हमें एक इनहेरेंट कन्फ्यूजन नज़र आई, हमें एक हिपोक्रेसी नज़र आई, बिकॉज उसका एक पार्शली सेकुलर गवर्नेंस जो रूलिंग मॉडल है, जो कि बड़ी अजीब सी बात है कि आप इस्लाम तो आपने रियासत के नाम पे बनाया था, फिर ये क्या हो गया। पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री की जब बात करते हैं तो उसको पाकिस्तान ने रिप्लेस किया अपनी हिस्ट्री को विद आइडियोलॉजी। दैट्स अगेन वेरी प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे कोट किया। सो हम ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। विल ट्राई एंड वॉक यू थ्रू ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट पाकिस्तान हैज़ फेस्ड, स्पेशली स्टार्टिंग विद कायद-ए-आज़म, बिकॉज कायद-ए-आज़म को लेके हमने ज़ोर ज़बरदस्ती उनको एक स्पेसिफिक ढांचे में फिट इन करने की कोशिश की। हमें उनको एक स्पेसिफिक इस्लामिक जो पैरामीटर है उसके अंदर उनको उतारना है, चाहे वो उनकी बेटी के हवाले से मामलात हों, उनकी अपनी शादी के हवाले से मामलात हों, या उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से हों। उसके बाद कायद-ए-आज़म के बाद उनकी जो अनटाइमली डेथ थी उसको डिस्कस करने के बाद हम फातिमा जिन्ना को डिस्कस करेंगे, हाउ शी वाज ब्रांडेड अ ट्रेटर, और उनके ऊपर जो स्पेसिफिक एक हमें मिसोजिनिस्टिक हमें उनका एटीट्यूड नज़र आया उस टाइम की रूलिंग एलीट का, उसको डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट स्पेशली हमें डिस्कस करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, द फॉल ऑफ भुट्टोज़। व्हेन आई से फॉल, आई एक्चुअली मीन द मर्डर्स ऑफ भुट्टोज़। और एक लंबी लिस्ट स्टार्टिंग विद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड देन शाहनवाज एंड मुर्तज़ा एंड देन बेनज़ीर भुट्टो एंड द अनआंसर्ड क्वेश्चंस एसोसिएटेड विद दैट। तो आई हैव विद मी टुडे रज़ा रूमी। मैं उनका इंट्रोडक्शन जो है ना थोड़ा सा सुकून के साथ आपको देना चाहूँगा, बिकॉज येस ही इज़ अ जर्नलिस्ट, येस ही इज़ एन एनालिस्ट, बट ही इज़ एडिटर फ्राइडे टाइम्स, ही ऑल्सो हैपन्स टू बी अ फाउंडिंग एडिटर एट नया दौर। साथ ही साथ ही इज़ अ प्रोफेसर ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड ह्यूमन राइट्स। आजकल अमेरिका में क़याम पज़ीर हैं, लेकिन एक उनके लिए हवाले से ख़ास बात आपको बताऊँ, ही सर्वाइव्ड एन असैसिनेशन अटैम्प्ट बैक इन 2014। ही इज़ हियर विद अस। सर अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू इस्माइल, वेरी जेनरस इंट्रोडक्शन, शुक्रिया। कैसे मिजाज, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक। सो पाकिस्तान के हवाले से रज़ा रूमी साहब, मामलात तो हैं जो कि हमें बताए गए हैं, और एक हकीकत है जिसको छुपाया गया है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, मेरा ख्याल है उसकी वजह से आज हम जहाँ पे हैं उसकी वजह से हैं। इट इज़ पार्शली अ रिज़ल्ट ऑफ द एक्शंस दैट वर इंटेंशनली कैरिड आउट बाय द रूलिंग एलीट। हमें तारीख़ को हमारी आइडियोलॉजी के साथ रिप्लेस किया गया। और जब हम कायद-ए-आज़म की बात करते हैं और फाउंडिंग फादर, उनकी डेथ के हवाले से तो बहुत से लोग सवाल करते हैं कि भाई कैसे हो गया, मतलब हाउ इज़ इट कि एक फाउंडिंग फादर हैं और एक तवील उनकी डेथ जो है, उनकी जो तबीयत है वो नासाज है, उसके बाद जब उनको मूव किया जा रहा है तो एम्बुलेंस ख़राब होगी, जो एम्बुलेंस लेने आई उसके पास फ्यूल नहीं है, कैसे हो सकता है 2 घंटे एक बंदा पड़ा रहा है, उसके बाद इवेंचुअली ही पास्ट हुए। उसके हवाले से बहुत से लोग हैं उसको कहने की कोशिश करते हैं कि एक ब्यूरोक्रेटिक फेलियर था, बट देयर आर दोज वॉइसेस जो कि कहते हैं कि इट वाज डन इंटेंशनली टू साइलेंस हिम, सिमिलर टू द फैक्ट द वे हिज ओन मैरिज वाज हिडन, जिस तरह उनकी ज़ाती ज़िंदगी को छुपाया गया, बिकॉज उसके अंदर हमें नज़र आता है कि एक बड़े मॉडरेट सोच और तबीयत के मालिक थे। स्पेशली मैं एक चीज़ से आगाज़ करना चाहूँगा, उनकी बेटी दीना के हवाले से हमें बताया गया ज़ोर ज़बरदस्ती कि चूँकि उनकी बेटी जो थी वो एक पारसी से शादी करने की कोशिश कर रही थी, तो कायद-ए-आज़म ने कहा, ऑल्दो ही हिमसेल्फ वाज अ वेरी
सेकुलर लिबरल ख्यालात की सोच के, मॉडरेट सोच के मालिक, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, चूंकि तुम शरीयत मोहम्मदी के ख़िलाफ़ जा रही हो, ये कोट किया जाता जस्ट बाय द वे, यानी तुम एक नॉन मुस्लिम से शादी कर रही हो, तो इसलिए मैं तुमसे कतई ताल्लुकी का इजहार करता हूँ, सारी ज़िंदगी में तुमसे बात ही नहीं करूँगा, एंड स्टफ लाइक दैट। तो ये एक बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग सी बात लगती है कि somebody who was very moderate, how is it that he ended up not talking to his daughter just because of the fact that she chose to live in a marriage of her choice? इस्माइल, आपने तो बहुत सारे जो इश्यूज हैं उनको मेज़ पे रख दिया है, और अब कहाँ से आगाज़ करें और कहाँ से उसको सिरा पकड़ें। देखिए, सबसे पहले तो उनकी पर्सनल लाइफ में बात कर लेते हैं, फिर आते हैं उनका पॉलिटिकल रोल था। देखिए, हर शख्स जो बड़ा लीडर होता है उसकी शख्सियत की कई जहतें होती हैं। एक तो उसकी ज़ाती ज़िंदगी होती है, उसके ज़ाती अफकार, उसके ज़ाती अमाल, उसका कॉन्डक्ट होता है। दूसरा उसके पॉलिटिकल ख़यालात होते हैं। दूसरा उसकी एक लीडरशिप होती है, उसका एक लेगेसी होती है। तो अगर हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये जो लाइफ है, स्पेशली 20th सेंचुरी में पाकिस्तान बनने से पहले देखें, तो उसमें यही हमें दिखाई देता है कि वो तो एक एम्बेसडर थे ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, कांग्रेस के लीडर थे और अनडिस्प्यूटेड लीडर थे बॉम्बे में। गांधी के अराइवल से पहले सीन पर ही वॉज द लीडर ऑफ इंडिया। वो तो बाद में फिर गांधी जी जब आए साउथ अफ्रीका से, उन्होंने आके अपनी सियासत शुरू की, धोती पहनकर अवामी अंदाज में, और मेजॉरिटेरियन हिंदू इडियम को यूज़ किया, राम राज, और क्योंकि उस वजह से उनको बेपनाह पॉपुलैरिटी मिली। अब कायदे आज़म तो एक सेकुलर किस्म के मॉडर्न अर्बेन, बाहर से पढ़े लिखे गोरा साहब टाइप शख्सियत थे। तो उन्होंने ये देखा कि भाई ये तो बिल्कुल ही एक इस तरह की सियासत हो रही है जो उनकी फ़िलॉसफी के बरक्स है। क्योंकि गांधी जी की जो लैंग्वेज थी, गांधी जी भी बहुत बड़े लीडर थे, मैं नहीं चाहता कि ये मैं कहूँ कि वो कोई जैसे हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक्स में लिखा होता कि वो बड़ा अयार था और मकार था। नहीं, बड़ा लीडर, वो बड़ा आदमी था और दुनिया उसको सेलिब्रेट करती है, उसकी बहुत सी अच्छी बातें आज भी उसकी लेगेसी है मौजूद। मगर ये जो मज़हब को सियासत में एंटर करना, ये गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया इन द 20th सेंचुरी, और वो भी पॉपुलिज्म। ये पॉपुलिज्म की ट्रेडिशन जो है साउथ एशिया में, गांधी के साथ उसका लिंक है। कायदे आज़म उसके खिलाफ थे, इसीलिए उनकी जो ज़ाती लाइफ थी, देखिए उनका उठना बैठना अंग्रेज़ों में, पारसीज़ में, नॉन मुस्लिम्स में था बॉम्बे में। ही वॉज अ रिच सक्सेसफुल लॉयर, और उसके साथ साथ उनकी जो फिर उन्होंने शादी की वो उनसे हाँ जी बिल्कुल, जो कि एक पारसी फैमिली से थी, और ये तो पाकिस्तान बनने से पहले तो उनका तो इंतकाल हो गया था। शी वॉज अ वेरी यंग पर्सन जब व्हेन शी डाइड। फिर बेटी जो थी दीना जिन्ना, वहाँ पर जो है वो उन्होंने माइग्रेट नहीं किया, क्योंकि उससे पहले उन्होंने एक पारसी वाडिया, दोस्तली वाडिया जो है अभी उनकी फैमिली का लड़का जो है उसके साथ उन्होंने शादी कर ली। और वहाँ पर ये कहा जाता है कि उनके दरमियान एक मकालमा भी हुआ, जहाँ पे उन्होंने बाप ने बेटी से कहा कि इतने मुसलमान लड़के मौजूद थे इंडिया में, तो तुम्हें एक पारसी ही मिला। तो उसने कहा इतनी मुसलमान लड़कियाँ मौजूद थी, आपको एक पारसी खातून ही मिली थी शादी के लिए। तो ये जुमला तो रिपोर्टेड है, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि कायदे आज़म ने बरहमी कर दी हो, कता ताल्लुक़ कर दिया हो। ये भी कहा जाता है जी आग कर दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि दीना जिन्ना जो है वो कायदे आज़म का उनसे रब्ता भी रहा। उन्होंने अपना जो उनका ग्रैंडसन था उसके लिए एक तोहफा भी भेजा, सब रिकॉर्ड पर है। फिर दीना आई, उनके जब फ्यूनरल 1948 में कायदे आज़म का इंतकाल हो जाता है तो दीना जिन्ना पाकिस्तान आई, और फिर उसके बाद वो नहीं आई क्योंकि इंडियन थी, वो इंडिया में रहीं। फिर बाद में वो यहाँ न्यूयॉर्क चली गई, मूव कर गई थी। फिर पाकिस्तान उन्होंने एक ट्रिप किया था, मुझे याद है लाहौर में उनका एक बड़ा यादगार किस्म की एक, और वहाँ पे उन्होंने बहुत से लोगों से मिली थी और उन्होंने किसी किस्म की कोई बिटरनेस का जिक्र नहीं किया। वो लोग जो उनसे मिले, मैं तो देखे ना उनकी बात कर रहा हूँ, जो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, ये सुनी सुनाई बातें होती है। क्योंकि मंटो साहब ने एक वो उनका बड़ा मशहूर फिक्र है, मुझे पूरा वो याद नहीं, वो ये था कि बेसिकली पाकिस्तान बनने के बाद हमने हर कैरेक्टर को जो है वो ड्राई क्लीन करके रहमतुल्लाह अलैह की खूंटी पे लगा दिया। अब मसला ये था कि कायदे आज़म जैसे मॉडर्न मुस्लिम को कैसे एक रहमतुल्लाह अलैह बनाना है, उसके लिए कहा जी बेटी को भी आग कर दिया था, और वो ऐसे उनकी शादी में नहीं गए थे जी। मैंने तो ऐसे किस्से सुने हैं कि वो उनको ख्वाब में आ गए, पाकिस्तान की बशारत हुई, वो मसल्ले में बैठे हुए थे, किसी ने रोशनदान से देखा, एक मुलाजिम ने सीढ़ी लगाकर
तो वो उन्होंने देखा कि वो मुसल्ले पे बैठे गिड़गिड़ा कर रो रहे थे। मैंने ये भी वाकया पढ़ा है कहीं। हाईली अनलाइकली। अच्छा, आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा मुनासिब होगा जो सीढ़ी लगा के हाईली अनलाइकली। अपने एम्प्लॉयर को ताका झाका और पीपिंग टॉम बना होगा कि अंदर आवाजें क्यों रो क्यों रहा है बाबा जी। तो ये बिल्कुल ये कहानियां घड़ी हुई हैं। ये घड़ी इसलिए हुई है कि देखिए नेशन स्टेट्स जो होती हैं वो मिथ मेकिंग करती हैं। दे नीड स्टोरी टेलिंग। दे नीड स्टोरी टेलिंग, मिथ्स बनानी होती है हर नेशन स्टेट में। अभी मैं अमेरिका में रहता हूँ, वहां भी बहुत सारी माइथोलॉजी है नेशन स्टेट के इर्द गिर्द। हिंदुस्तान में नेहरू जी ने लिखी किताब दी, वो आइडिया ऑफ इंडिया, वो भी पार्शली ट्रू है, पार्शली इमेजिनेशन है। ठीक है ना। फिर तो आप इमेजिन करते हैं पाकिस्तान का भी हुआ कि पाकिस्तान तो बन गया, इट डिड नॉट हैव अ प्रॉपर क्या उसे कहते हैं नेशनल आइडेंटिटी जिसे कहते हैं। 100% वो इन्वेंट करनी थी। वो इन्वेंट। तो अब इन्वेंट करने के वक्त दो स्कूल्स ऑफ थॉट थे। एक थे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, जो मॉडर्न मुस्लिम्स थे, जो कि सेक्युलर भी थे, क्लीन शेवन थे, बाहर से पढ़े थे, अंग्रेजी ज़बान बोलते थे, उठते बैठते थे गोरों के साथ, और एक पूरे का पूरा मजहबी फिक्र का तबका था जिन्होंने पाकिस्तान बनने के लिए साथ दिया था कि हम इस नई मुमलिकत में अपना दुकान चलाएंगे। उसमें बहुत सारे पीर फकीर भी आ गए, गद्दी नशीन पूरे के पूरे इस एरिया में, एक दो मसालिक जो है वो आ गए। देवबंदी जो है मसलक, वो जो जमीयत उलमाए हिंद के साथ ही मुंसलिक रहा, उन्होंने उसको अपोज किया। और किसी हद तक जमात इस्लामी जो थी हिंदुस्तान में, मुत्तहदा हिंदुस्तान में, वो भी पाकिस्तान के हक में नहीं थे, लेकिन भी पाकिस्तान बन गया। पहले तो वो कहते थे कि ये तो अंग्रेज़ की साजिश है और कायदे आज़म काफिर आज़म है और ये ना पाकिस्तान है, पैम्फलेट्स हैं ऐसे। और इट्स द सेम आप के दिखाइएगा, जब इसको आप चलाएंगे तो आप नाज़रीन को जरूर दिखाएं, वो सब कुछ अवेलेबल है, मवाद ऑनलाइन सर्च करें तो आजकल तो मिल जाता है इंटरनेट के। 100% इट्स अवेलेबल ऑनलाइन। और ये वही इश्यूज थे, ये वही डिवीजन थी जो अलीगढ़ में और देवबंद में हमें प्री पार्टीशन भी नजर आती थी 1857 ऑनवर्ड्स भी। और हम अभी दीना जना की बात कर रहे हैं और उनकी शादी के रती के साथ जो डिस्कशन कर रहे हैं, उसके अंदर तो ये भी हमें बताया जाता है कि उन्होंने मौलाना शौकत अली को भेजा कि जाके इनको टीच हर द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, जाके उनको इस्लाम सिखाओ। फिर उन्होंने वापस आई, कहा कि नहीं जी नहीं, वो तो निकल गई, बच्ची हाथ तो निकल गई है अब तो। देखिए एंड ये भी कोट किया जाता है कि ही फोर्स्ड हर डॉटर कि अपने शौहर को कन्वर्ट करो। ऐसी कतन कोई बात नहीं। आप देखें कि उनके जो शौहर, उनके जो दामाद हैं, वो आज तक कन्वर्ट नहीं हुए, किसी भी पॉइंट पे कन्वर्ट नहीं हुए। और ख़ुद दीना जिना के बारे में भी हमें नहीं पता कि वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थी कि नहीं थी। जहाँ तक मेरी इतलात है वो नहीं थी। बहरहाल दैट ये एक अलग स्टोरी है। देखिए मज़हब की बुनियाद पे इंसानों को जज करना और रियासतों को जज करना और रियासतों को परखना एक बिल्कुल बेकार किस्म का काम है, क्योंकि मजहब एक जाती मसला है। ये तो इंसान और खुदा के दरमियान एक रिलेशनशिप है। स्टेट शैल हैव नो रिलीजन। बस अब कायदे आज़म ने 11 अगस्त को, देखिए आपसे पहले भी मेरी गुफ्तगू कई बार हुई है और मैं एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह वही 11 अगस्त की तकरीर को दोहराता हूँ। कायदे आज़म, चूंकि हमने पहले मैंने आपको कहा कि उनकी जाती कॉन्ट्रैक्ट भी था और एक सियासतदान भी थे। अब एज अ सियासतदान उनका रोल देखते हैं। कांग्रेस के लीडर होने के बाद वो साइड लाइन होते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ तो एक अलग डगर पे कांग्रेस चल निकली है, वो छोड़ देते हैं। छोड़कर वो यहाँ से जो है मुस्लिम सारे कहते हैं कि भी हमें एक लीडर चाहिए। आज भी हिंदुस्तानी मुसलमानों के पास लीडर कोई नहीं है। एक वो अवैसी साहब है साउथ में, दक्कन में, वो एक रीजनल लीडर है। नेशनल लेवल के ऊपर इंडियन मुस्लिम्स, जिनकी तादाद करीबन हमारी आबादी के बराबर ही है, 18-20 करोड़ हो तो होगी, बांग्लादेश के बराबर ही है, उनमें कोई लीडर नहीं है। नोबडी लीड्स देम। कभी सोचने की हम गौर करें कि इंडियन मुस्लिम्स की आवाज़ कौन है वहाँ पर? मुख्तलिफ आवाज़ें हैं। तो उस वक्त फिर जिन्ना साहब को ये लोगों ने इंसिस्ट किया और बहुत सारे जो मुस्लिम अशराफिया थी, उन्होंने कहा कि आप हमें लीड करें क्योंकि आपकी एक सियासी साख है। बट कांग्रेस को छोड़ने के बाद तो ही लेफ्ट फॉर यूके, नहीं? जी, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये उनको कहा गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस मुल्क की सियासत से दूर किनारा कशी कर रहा हूं, लंदन चले गए। देखिए वहां भी उन प्रैक्टिस कर सकते थे, उनकी अपनी जायदाद थी और वो वहाँ पे रहे। फिर उनको ख़त पे ख़त लिखे गए, लामा इकबाल के खतूत हैं और लोग उनको गए, उन्होंने कहा भाई आप आए, यहाँ पे एक वैक्यूम है। फिर अल्टीमेटली वो आ गए, लेट 30s की बात है। वो वापस आते हैं एंड ही स्टार्ट्स लीडिंग द
मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। उनमें सर आगा खान, अल्लामा इकबाल और बड़े बड़े नाम होते हैं जो समझते हैं कि भाई ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर है, ये अंग्रेज़ों के साथ बात भी कर सकता है हमारे बिहाफ पे, इसका स्टैचर है, इसकी क्रेडिबिलिटी है, तो ये हमें लीड करेगा और हमारे राइट्स की ज़मानत देगा। उस वक्त तक भी जिन्ना साहब सेपरेटिस्ट नहीं है। आयशा जलाल ने अपनी किताब में ये पूरी जर्नी ट्रेस आउट की है। He was not a separate. हाँ, ही वॉज नॉट अ सेपरेटिस्ट। वो कहते थे कि भाई हमारे पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स की गारंटी दो। अब ये तो बड़ी एक जायज़ बात है, एक बहुत बड़ी माइनॉरिटी। आज भी देखिए इंडिया के मुसलमानों के बारे में कहा जाता है, ये पार्टीशन के बाद, बांग्लादेश के बनने के बाद भी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मुस्लिम माइनॉरिटी इंडिया में है आज भी। तो उस वक्त तो एक यूनाइटेड इंडिया था और बहुत बड़ी तादाद थी। तो वो क्या कर रहे थे कि वो नेगोशिएट कर रहे थे कि भाई हमें एक पोस्ट ब्रिटिश इंडिया में हमारी क्या हैसियत होगी। उस पूरे चक्कर में कांग्रेस ने किसी किस्म की लचक नहीं दिखाई। अच्छा, और बिल्कुल जिसे कहना चाहिए, कई मुज़ाकरात हुए, कई सॉल्यूशंस निकले, हत्ता कि एक कैबिनेट मिशन प्लान जो था 1946 में, जिसमें कि लूज कॉन्फेडरेशन थी, वो भी जिन्ना साहब मान गए। उन्होंने कहा चलो ठीक है जी, हम नहीं अलग मुल्क बनाते। वो भी नेहरू साहब ने और कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमें तो ये पूरे का पूरी इंडियन कॉलोनियल स्टेट चाहिए कांग्रेस को जब अंग्रेज यहाँ से निकलें। चुनाचे ये हुआ कि पाकिस्तान नागुज़ीर हो गया और उजरत में जो काम होता है वो यकीनन सोचे समझे नहीं होता, क्योंकि हालात इतनी तेज़ी से बदल रहे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई थी, बरतानिया बिल्कुल कंगाल हो चुका था, यहाँ से निकलना चाहता था, इधर आज़ादी की तहरीक ज़ोर पकड़ गई हुई थी। उन्होंने कहा इससे जान छुड़ाओ इस कॉलोनी से, और अच्छा ठीक है ये मुसलमान मांगते हैं, इनका अलग मुल्क बना दो, हो सकता है हमारे काम आ जाए। ये भी एक थ्योरी है कि अंग्रेज़ों ने इसको इनकरेज किया, ऑल्दो आई पर्सनली डोंट सब्सक्राइब टू इट। लेकिन तेरी तो ये कि मुल्क को अलग कर दो, बिकॉज रशिया ने जब इन्वेड करना है तो ये यहाँ से जिहादी तैयार करेंगे। नहीं, जिहादी नहीं है। मेरे ख्याल से वो ये था कि कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स स्टार्ट हो रही थी। तो कोल्ड वॉर में नेहरू जो थे वो सोशलिस्ट मिजाज थे, वो सोवियत यूनियन के साथ अच्छी रिलेशनशिप इंडिया ने रखा भी, वो अमेरिकन कैंप में नहीं जाने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि ये खिता तो बिल्कुल कोल्ड वॉर में रशियन सोवियत ऑर्बिट में चला जाएगा, ये थ्योरी है। इसलिए बिकॉज दे नीड एक्सेस टू वार्म वाटर। हाँ, इसलिए एक ऐसा मुल्क यहाँ पे होना चाहिए जो हमारे साथी हो। अब हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान की जो तारीख है उसने ये थ्योरी को एक तरह से साबित किया है। अब पता नहीं ये रेट्रोफिट हुई है या ये हकीकत में है, क्योंकि हर जंग में अमेरिका का साथ दिया। 50s में हम अमेरिका के एलाय बने, 60s में हम एलाइड, मोस्ट एलाइड एलाय थे। फिर उसके बाद 80s में अफ़गान जहाद जो है हमने लड़ा अमेरिका के behest पर। फिर वॉर ऑन टेरर में हम अमेरिका के साथ थे। अभी अमेरिका की हम मसालियत करवा रहे हैं ईरान के साथ। तो एक लिंक हमें दिखाई देता है पाकिस्तान की जो स्टेट और उसकी अशराफिया का विद द वेस्टर्न कैप। मतलब हमने अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉरेन पॉलिसी के अंदर इंश्योर करनी थी, जो कि नेहरूवियन इंडिया ने की थी बाय जॉइनिंग मूवमेंट सच एज या नॉन अलाइन्ड मूवमेंट्स, वो हमने इंश्योर की कि हम नहीं रखेंगे, हम एक तरफ विल पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट। इसलिए लोग कंस्पिरेसी थ्योरी बनाते हैं कि अच्छा जी पहले से कोई इनकी साजिश, इनकी कोई अंडर डील थी। मैं ये समझता हूँ कि डील नहीं थी इस तरह की। ये हालात ऐसे थे, 1940s इतना टर्बुलेंट था, 45, 46 स्पेशली विद द वर्ल्ड वॉर 2 जी, 47 उन्होंने, अंग्रेजों ने, आपको पता 48 में होनी थी इंडिपेंडेंस। अच्छा, माउंट बैटन ने उसको 1 साल पहले कर दिया, यानी कि उस पर भी प्रेशर था फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये 48 ताकि और वक्त मिलता। इसी तो वजह से ना पंजाब की वो रेडक्लिफ आया, उसने यूं बाउंड्री के ऊपर पंजाब को डिवाइड किया मेज़ पर लिख के, और ये नहीं पता कि कौन सी जगह कहाँ जा रही है। वो 3 हफ्ते तो वो डिसेंट्री होगी उसको आते हुए, उसने पता नहीं क्या खाया इंडिया आते। रेडक्लिफ कमीशन का जो इंचार्ज था, रेडक्लिफ वकील था अंग्रेज़, और वो इंडिया पहुंचा, उसने क्या पता नहीं क्या चने भटूरे या गोलगप्पे खा लिए होंगे और जैसे भी होता है, और वो बीमार हो गया। ही हैड सिवियर डिसेंट्री, ही कुड ओनली वर्क फॉर अ वीक और 10 days, 1 महीना जो उसका यहाँ पे था। अब आप बताएं कि मिलियंस ऑफ लोगों की लाइव्स जो हैं इतनी ब्रूटल तरीके से अंग्रेज़ों ने उसको ट्रीट किया। ये सारी ये डिबेट होती ना कि जिन्ना ऐसा या गांधी ऐसा या हम ऐसे, तो हम ये भूल जाते हैं कि सारी फॉल्ट जो अल्टीमेटली ले एट द डोर स्टेप ऑफ द ब्रिटिश, जिस तरीके से उसको मैनेज किया,
जिस तरीके से उन्होंने पार्टीशंस ऑफ पंजाब और बंगाल को एडमिनिस्टर किया, जिस तरीके से उन्होंने उजरत में सारा ये काम किया और लोगों को गाजर मूलियों की तरह कटने बदले दिया। 100% टोटली एग्रीड विद दैट। बट जब हम ये चीज कहते हैं और इसको इस लेंस से देखते हैं ना कि वी पुट ऑल ब्लेम ऑन द ब्रिटिश, दैट वाज प्री पार्टीशन। जी, पोस्ट पार्टीशन तो विल हैव टू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। जिस तरह एग्जांपल है इसके, मैंने इनिशियली कायद की अगर अनटाइमली डेथ की बात की एंड अबाउट के वहाँ पे उनको जो प्रोविजन मिलनी चाहिए थी मेडिकल असिस्टेंस वो नहीं मिली, एम्बुलेंस का पेट्रोल फ्यूल ख़त्म हो गया, XYZ नर्स का ना मिलना, ये सारा कुछ था, तो उसकी जो रिपोर्टिंग थी वो भी तो सेंसर की गई ना। मतलब मैं कोट करना चाहूँगा, इनिशियली अगर मैं कह रहा हूँ कि अपने फातिमा जिना की बात की थी तो उनका एक मेमोर था माय ब्रदर के नाम से, जिसको 1955 में पब्लिश होना था एंड इट वाज सेंसर्ड, इट वाज नॉट अलाउड टू गो ऑन एयर अंटिल 1987 में गालबन कान छांट के बाद उसको निकाला गया था। सो आई एम टॉकिंग अबाउट, भुट्टो साहब ने उसको सेंसरशिप की थी। ये हमारे हिस्टोरियन थे के अजीज, तो उन्होंने मुझे ये बताया था क्योंकि भुट्टो के ज़माने में वो नेशनल कमीशन हिस्ट्री का जो था उसके सरबराह लगे थे, तो उन्होंने कहा था कि वहाँ पे भी वो उसमें कुछ जुमले थे जो कि लियाकत अली ख़ान के ख़िलाफ़ थे। उस वक्त बेगम राना लियाकत अली जो है वो भुट्टो को सपोर्ट कर रही थी, तो भुट्टो साहब बड़े सेंसिटिव थे कि कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए, क्योंकि राना लियाकत की सपोर्ट उनको भुट्टो साहब को लेजिटिमेसी दे रही थी क्योंकि वो फाउंडिंग फादर थे, फाउंडिंग फादर की बीवी थी, तो वो उन्होंने सेंसर करवाया। फातिमा जिना को ब्लैकआउट किया गया रेडियो पर, जब वो रेडियो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने अयूब के मार्शल लॉ के खिलाफ बात करना शुरू की। पहले तो उन्होंने वेलकम किया 58 में, तो सारों ने, जैसे हमारे होता ना कि जब कोई आती है मिलिट्री रूल तो सारे कहते थे जी आ जाओ वेलकम वेलकम, बाद में पता लगता है कि ओ ये तो अथॉरिटेरियन हो गया। और फिर उन्होंने उसके बाद उनको ब्लैकआउट कर दिया गया 14 अगस्त के ऊपर या 23 मार्च की जो भी स्पीचेस होती हैं वो उसके ऊपर, और फिर इनको इनवाइट नहीं किया जाता था, शी वाज सेंसर्ड। और एक उनकी चीज़ कोट भी की जाती है कि उन्होंने जवाब में उनको बताया गया था कि हमारे जो आपके आपकी आवाज़ इस तरह ड्यू टू टेक्निकल डेफिशिएंसी, जी कि बिजली चली गई है, तो उन्होंने कहा था बड़ी ओबीडियंट है आपकी मशीन्स जो है बिल्कुल उन्होंने कहा था आपका ट्रांसमीटर जो है बड़ा ओबीडियंट है कि ये आपकी मर्जी के मुताबिक जो है ये बंद हो जाता है। बिल्कुल ऐसा। तो बाय 64 फातिमा जिना ने ये देखा कि जो मुल्क उन्होंने और उनके भाई ने मिलके जिसको बनाया, स्ट्रगल की, ये तो टोटली उसके ऑपोजिट हो रहा है। मतलब उन्होंने इसलिए तो नहीं बनाया था कि ये मुल्क एक मिलिट्री अथॉरिटेरियन स्टेट बन जाए, ठीक है ना, वो जो भी वो मगरबी आइडियाज़ थे उनके जमहूरियत के हवाले से, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के हवाले से, रिप्रेजेंटेटिव रूल के हवाले से, तो मुल्क तो बिल्कुल एक फ़र्क जगह पर चल गया। तो देन शी स्टूड अप and she fought the election against Ayub Khan who was like at his prime. और उनको फातिमा जिना को बेपनाह सपोर्ट मिली। ईस्ट पाकिस्तान जो था उस वक्त का बांग्लादेश, वो तो सारे का सारा फातिमा जिना के पीछे था, और इधर वेस्ट पाकिस्तान में भी पूरी मैनिपुलेशन करने के बावजूद भी बहुत बड़ी तादाद लोगों की फातिमा जिना के पीछे थी। लेकिन उस वक्त फातिमा जिना को भी गद्दार डिक्लेयर किया गया, उनको भी वो टैक्स के और पानी के बिल भेजे गए, उनको भी धमकियां, उन्होंने कहा कि ये तो मुल्क तोड़ रही है, ये साजिश यही जो आज आप सियासतदानों के बारे में देखते हैं ना। और वही जो स्पेसिफिक कैरेक्टर असैसिनेशन हमें देखने में मिलती है वही की गई, उनके वुमेनहुड के ऊपर बात की गई। बिल्कुल, शी वाज नॉट मैरिड। जी बिल्कुल तरह के इल्जामात स्पेसिफिक तराजू जो हम जिसमें तोलते हैं खवातीन को, स्पेशली जो पॉलिटिक्स के अंदर होती हैं, जिसकी वजह से बेनज़ीर भुट्टो या हम छोटी बीबी मरियम नवाज़ की बात करें, जिसकी वजह से इनको एक स्पेसिफिक स्टैचर बना के अवाम में जाना पड़ता है, दुपट्टा लेना, हो सकता है इनकी सोच ना हो। अच्छा, अब आपने ये छोटी बड़ी का कहा है ना, तो ये जरा मैं साइड डाइग्रेस कर रहा हूँ। देखिए एक बड़ी मरियम है, एक छोटी मरियम है, तो इसलिए आप जो वो छोटी बीबी कह रही है उसको बड़ी मरियम कहा करें, और दूसरी जो मरियम औरंगजेब है वो छोटी मरियम है। इसने तारीख को करेक्ट रखी है। अच्छा, तो हम छोटी बीबी को मरियम नवाज कह रहे थे क्योंकि उनकी जमात के अरकान जो हैं उनको कहते हैं छोटी बीबी के नाम से। लेकिन मैं आपको बात ये कह रहा हूँ कि लेट्स गो बैक टू द फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स। फाउंडेशन प्रिंसिपल्स ये थे कि कायद-ए-आज़म ने 11 अगस्त को बड़ा क्लियरली वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान की स्टेट क्या होगी। उन्होंने, अब ये लोगों को बड़ी चिढ़ चढ़ती है, लेकिन मैं तो खुल्लम खुल्ला ये कहूँगा कि उन्होंने एक सेक्युलर स्टेट का इंडिया दिया और उसकी बुनियाद रखी अपनी पॉलिसी स्पीच में, जो 11 अगस्त को एज हेड ऑफ द स्टेट कही। ये सेक्युलर वो मौलवियों की ट्रांसलेशन नहीं, या लादीनियत या दीन से दीन बेजार, वो कतई नहीं है। सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है कि रियासत के सामने किसी भी शहरी का
मजहब जो है वो मैटर नहीं करता, सब बराबर होते हैं। हाँ, लोगों का अपना रहन सहन है, उनकी अपनी लाइफ है, कोड है, लॉ है, वो अपने तरीके से जिए, लेकिन रियासत किसी पे को डिस्क्रिमिनेट नहीं करती ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, बस। फोर्सफुल कन्वर्जन्स नहीं कराएगी। बस, ये बात है। पार्शियली आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी लिखा हुआ है, जी। बट ये हमारी सोच गलत है कि जैसे ही आप सेकुलर कहेंगे कि वो एक सेकंड लादीन। लादीनियत, लादीनियत, ओह प्लीज यार प्लीज ग्रो अहेड, ग्रो समथिंग इनसाइड दैट। एग्जैक्टली। मतलब इतना ज्यादा तो आपने नहीं, वो गलत ट्रस्ट जान के किया ना। जहाँ इंटेंशनली किया, जी 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 जी। तो फिर आपने 35,000 मदारिस को भी तो जस्टिफाई करना है ना, उसको भी करना उसके है, खिलाफ ये तवाना आवाज है। उसको भी करना है। लेकिन आपको पता है, ये शुरू से ये काम स्टार्ट हो गया था। लियाकत अली खान साहब को भी फिर लोगों ने यही कहा कि भाई अभी तो नई रियासत बनी थी, आपने एम्बुलेंस का वाकया देखा था, एक एम्बुलेंस की जो स्टोरी है कि ब्रेक डाउन हो गया। एक तरीका तो वो है कि हम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो कायदे आज़म को साइलेंस कर रही है या मारना चाहती है और कामयाब हो गई है। मैं उसको दूसरे तरीके से मैं उसको एक उस तरीके से देखता हूँ कि एक इनकॉम्पिटेंस, एक नई स्टेट जो बनी है जिसके पास वसाइल नहीं है। देखिए, इंडिया ने एसेट्स रख लिए थे पाकिस्तान के, पाकिस्तान में उस वक्त दफातर नहीं थे, सर्विसेज नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। ये तो जो वो बताते हैं मुख्तार मसूद वगैरह दीगर लोगों ने दास्तानें लिखी हैं कि भाई वो टेंट्स लगाकर तो दफातर बना लिए गए थे, सेक्रेटेरिएट बना लिया गया था, क्योंकि बिल्डिंग्स भी नहीं थी, बाज़ औक़ात वो खाली होनी थी, वो उनको ऑक्यूपाई करना था, कई जगह पे फर्नीचर नहीं था। तो मैं उसको इससे भी देखता हूँ कि एक नई स्टेट बिल्डिंग भी हो रही थी। अब वो जो स्टेट बिल्डिंग का जो प्रोसेस होता है, हम जो भी नेशन स्टेट की बात कर रहे थे, अब एक चॉइस होती है। फाउंडिंग जो लोग होते हैं, फादर्स एंड मदर्स भी होते हैं, यहाँ पे फातिमा जहना भी थी, तो वो ये कहते हैं कि अच्छा अब इस रियासत का विजन क्या होगा, ये किस डायरेक्शन में जाएगी। कायदे आज़म ने जो डायरेक्शन दी, बदकिस्मती से 1 साल के अंदर अंदर उनका इंतकाल हो गया और वो डायरेक्शन जो है वो हवा में चली गई। अब ये बाकी जो लोग रह गए, उन्होंने उसकी एक ताबीर की कि पाकिस्तान के ख्वाब की ताबीर क्या होगी। उसमें फिर ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ले आए ये लोग, उसमें फिर ये इन्होंने कहा कि यही मजहब का तड़का लगाते रहो, क्योंकि ये ऐसा कार्ड है, ये ऐसा टच है जो कि नेशनल इंटीग्रेशन को भी इंश्योर करेगा और हमें अनपॉपुलर नहीं करेगा। देखिए, लियाकत अली खान की कोई कंस्टिट्यूएंसी नहीं थी। लियाकत अली खान तो इलेक्ट हुए थे जहां पर जो इंडिया बन गया था, जहां से आए थे, वो कराची में लेकर आए, बहुत सारे लोगों को बसाया जिन्हें महाजिरीन कहा जाता है अब, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे उनकी कंस्टिट्यूएंसी बनेगी, यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। दीगर मुल्क में उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं थी एज सच, राइट, मतलब पॉपुलर लेवल के ऊपर। अच्छा, अब क्या है कि उसके लिए आपको कोई ना कोई बिल्ड करना है, तो फिर आपको लॉबीज को लेके, मजहबी लॉबी को भी लेके चलना है और एक अपनी सपोर्ट बेस भी बनानी है। तो वहाँ पे गलती मैं समझता हूँ कि लियाकत अली खान और उनके रफ़क़ाए कार से भी गलती हुई। गलती इस तरह से हुई कि देखिए, हम अगर एक नई रियासत को इमेजिन करें तो हम उसको ये भी तो इमेजिन कर सकते हैं कि एक टेरिटोरियल नेशन स्टेट होगी, यहाँ पे बंगला कल्चर भी है, पंजाबी कल्चर भी है, पख्तून कल्चर भी है, सिंधी कल्चर भी है, तो एक मिला जुला गुलदस्ते से एक नया पाकिस्तान बना लेंगे कि मुसलमानों पाकिस्तान ऑफ टॉलरेंस। जी, टॉलरेंस। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे ना, अभी आपने कहा कि जब हम कायद का आपने जिक्र किया कि चूंकि हमारे पास उस टाइम रिसोर्सेज नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उस एतबार से नहीं था, तो हो सकता है कि हम उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट देते। तो अगर हम कायद की डेथ को, अनटाइमली डेथ को, अगर हम एक वन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक फेलियर देखते हैं, तो फिर तो सिर्फ वो वन ऑफ होना चाहिए ना। फिर तो उसके बाद हमें लियाकत अली खान का सिलसिला हमने जिक्र किया, तो उनकी असैसिनेशन जो है वो तो फिर उसी के अंदर आती है, बिकॉज उसकी नहीं, वो तो देखिए, लियाकत अली खान की असैसिनेशन तो बाकायदा एक कंस्पिरेसी थी, और जिसकी रिपोर्ट भी बाद में नहीं आई, बल्कि जिसने मारा था उसको वही मौके पे गोली मार दिया गया, हलाक कर दिया गया, ताकि पता ही लगे कि किसने ऑर्डर किया था। एग्जैक्टली। तो वो कहता हूं इंस्टीट्यूशनल कल्चर नहीं बनना चाहिए। द पॉइंट आई एग्री, द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक। लेकिन लियाकत अली खान की जो असैसिनेशन थी, वो उसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है कि लियाकत अली खान जो थे वो बिल आखिर एक लेजिटिमेट हुक्मरान थे, यानी कि उनके वो पाकिस्तान बनाने वालों में से थे, कायदे आज़म के साथी थे, उनके अफकार, उनकी एक सोच थी और एक मॉडर्न मुस्लिम थे, जैसे मैंने आपको कहा। अब जो लोग पाकिस्तान को जिस डगर पर लेके जाना चाहते थे, किसी और डायरेक्शन में, एक अथॉरिटेरियन ब्यूरोक्रेटिक स्टेट बनाकर रूल करना चाहते थे, उस वक्त सिविल ब्यूरोक्रेसी और फौज ही थे ना, यही 2 इंस्टीट्यूशंस थे मजबूत। तो उन्हीं पे ये इल्ज़ाम धरा जाता है
जो भी लोग कहते हैं कि जिन्होंने प्लान ऐसे ही है, किया ऐसे ही है, था, पुलिस और इंटेलिजेंस और ये और वो, उन्होंने मिलकर ये किया होगा। तो लियाकत अली के बाद तो बिल्कुल एक लीडरशिप वैक्यूम आ गया, खला। उसको किसने पुल किया? ब्यूरोक्रेट्स ने। गुलाम मोहम्मद, चौधरी मोहम्मद अली, ये इस तरह के सारे लोग, आई छोंदरेगर, सवाए हुसैन शहीद सोहरवर्दी के, बाकी कोई काबिल जिक्र पॉलिटिशियन भी नहीं था जो कि पहले 10 साल में पाकिस्तान को गवर्न करता, एक विजन देता। जो थे, नाज़िमुद्दीन को फारिग कर दिया गुलाम मोहम्मद ने, जो कि सोच समझ वाले जमहूरी सोच के मालिक थे, और हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव आदमी थे, वो भी एक मॉडर्न मुस्लिम थे, वो भी एक डेमोक्रेट थे, उनको भी निकाल दिया। और बिल आखिर 1958 में सिकंदर मिर्ज़ा, अयूब खान ने, सिकंदर मिर्ज़ा सिविल ब्यूरोक्रेट, अयूब खान मिलिट्री ब्यूरोक्रेट, उन्होंने कहा कि अब ये पाकिस्तान ये हमारा है और हम अब इसको अपनी मर्जी से चलाएंगे। बिल्कुल ऐसे वी हैड इंडिविजुअल्स लाइक सिकंदर मिर्जा जिन्होंने लेजिटिमाइज किया मिलिट्री रूल को, एंड दे थॉट दैट वी कैन वर्क टुगेदर हैंड इन हैंड। सिकंदर मिर्जा अकेला नहीं था। देखिए, सिकंदर मिर्जा के पीछे पूरी ब्यूरोक्रेसी थी, पूरी ब्यूरोक्रेसी सिविल, जो कि अंग्रेजों के ज़माने की ट्रेंड ब्यूरोक्रेसी थी। और वो उनको ये एक जगह ऐसी थी पाकिस्तान, ख़ुसूसन वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, कि यहाँ पे सियासी पार्टियाँ बहुत कमज़ोर थीं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जिन्हें हम कहते हैं वो इंतहाई कमज़ोर थे। देखिए, सियासी पार्टी, आपको जमहूरियत के लिए, आईनी जमहूरियत के लिए सियासी पार्टियाँ चाहिए होती हैं, सिविल सोसाइटी चाहिए होती है, एक आज़ाद तवाना मीडिया चाहिए होता है, आपको प्रेस, ट्रेड यूनियंस, स्टूडेंट बॉडीज़ चाहिए होती हैं जो कि मिलजुल के एक जमहूरी कल्चर को परवान चढ़ाएं। इन्होंने उसको सप्रेस किया। फैज़ अहमद फैज़ को जेल में डालो, रावलपिंडी साजिश केस, ये साजिश, वो साजिश, और इन्होंने पहले ही वो उनको पनपने ही नहीं दिया। बल्कि एक बड़ी मशहूर किताब भी है कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, एक अंग्रेज़ की वो पहले 10 साल की ऊपर किताब है, उसका टाइटल ही कमाल है कि कैसे यके बाद दीगरे मुख्तलिफ कामों पर ये मुख्तलिफ तरीक़ों से, इंस्ट्रूमेंट से जमहूरियत का सफाया कर दिया गया, और उसके साथ साथ आइन नहीं बनने दिया गया। जब भी आइन बना, नाज़िमुद्दीन ने आइन बना रहे थे, वो चाहते थे कि एक आइन ऐसा बने जिसमें कि स्ट्रॉन्ग सिविलियन कंट्रोल हो। तो उनके खिलाफ यहाँ पे लाहौर में अहमदी मूवमेंट 53 में, 54 में चला दी गई, और पहला मार्शल लॉ लाहौर में लगा। फिर वो नाज़िमुद्दीन, आपको पता है, फारिग हो गए, उसके कुछ ही महीनों के बाद गुलाम मोहम्मद ने फारिग कर दिया। उसके बाद दूसरा आइन 56 में बना, जो कि 58 में नाफिज होना था। वो उससे पहले ही अयूब खान ने आकर टेक ओवर कर लिया। तो अब क्या हुआ कि पाकिस्तान की डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल गाड़ी, यानी कि गाड़ी जा रही थी, लाहौर स्टेशन से रवाना हुई टुवर्ड्स कराची, उसका रुख मोड़ के उसको ले गए पेशावर, ठीक है, या कोयटा, जहां भी आप कहिए। तो अब ये रेलगाड़ी को चला कौन रहा है? रेलगाड़ी को चला रहे हैं फौजी और ब्यूरोक्रेट्स, और पीछे उनके चमचे खर्चे सारे फ्यूडल लॉर्ड्स भी बैठे, जो कहते हैं सर हमें साईं हम आपके साथ हैं, ठीक है। कोई उनमें रेजिस्टेंस, और जिनको थी उनको डब्बे से बाहर फेंक दिया, नाज़िमुद्दीन को उतार दिया, उसे कहा तुम तो निकल जाओ, गुलाम मोहम्मद को, वो सोहरवर्दी को निकाल दिया, ठीक है, और एक एक करके क्लीन अप कर दिया, लेफ्ट को डेसिमेट कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान थी, उसको बैन करके, गद्दार डिक्लेयर करके, उन्होंने कहा तुम लोग कुछ बोलोगे तो बस यू आर आउट। तो अब क्या हुआ नतीजा कि ये गाड़ी जो है एक मार्शल लाई पटरी पर चढ़ गई और आज तक नहीं उतरी। हकीकत यह कि बीच में कई स्टॉप्स आए हैं कुछ सालों के लिए, लेकिन वो गाड़ी दोबारा उसी ट्रैक पर मौजूद है जो आज 2026 पर ही है। लोग अभी वो कहते हैं ना, हमारे नौजवान साथी और कुछ नादान दोस्त, वो ये कहते हैं जी ओहो पाकिस्तान में तो ऐसा जबर हमने कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना। तारीख बड़ी बढ़िया। मतलब अभी फातिमा जिना को ब्लैकआउट करने से पहले बड़ी कोई चीज होगी, या कायदे आज़म की एम्बुलेंस को ना इससे बड़ी कोई चीज होगी जाके। मतलब मुल्क की मादरे मिल्लत के खिलाफ इलेक्शन रिग हो रहा है, मादरे मिल्लत को सेंसर किया जा रहा है, मादरे मिल्लत को गद्दारी के फतवे दिए जा रहे हैं कि ये भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान तोड़ना चाहती है। बिल्कुल ऐसे। तो अयूब ने सारे आपके पॉलिटिशियंस को उठा के, एब्डो क्या था,
एबडो के जरिए इन्होंने किया क्या था? उन्होंने कहा कि जी सब करप्ट है, सब सफाई करो। सफाई करो। आज भी ऐसे ही, आज भी वैसे डिस्क्वालिफिकेशन का जो दौर आता है जब, तो वही मॉडल चलता है। और इसी के अंदर ना बदकिस्मती से जो इनेबलर्स होते हैं, दे आर द वंस टू पे एट वन पॉइंट। सो यानी इसके अंदर मेरे जहन के अंदर आई वांट टू डिस्कस 1971 एंड 65 की वॉर, बट उससे पहले मैं इनेबलर्स की अगर बात कर रहा हूँ तो मेरे जहन के अंदर भुट्टो आ रहे हैं। और जैसे मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर भी कहा था कि भुट्टोज ने प्राइस पे की है, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, शाहनवाज हों, मुर्तज़ा हों, बेनज़ीर भुट्टो हों, एक की जुडिशल किलिंग हो रही है, एक को मुबैना तौर पर पॉइजन दिया जा रहा है, एक का पुलिस मर्डर हो रहा है, एक की वैसे असैसिनेशन हो रही है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, एंड स्टिल नो आंसर। इनफैक्ट एक रिपोर्ट हमारे पास मार्च 6 2024 को आई, जो कि जुडिशल रेफरेंस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फाइल किया था आसिफ अली जरदारी में। उसने 9 रुकनी जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच था लेड बाय काजी फायजी साहब, उन्होंने आके कहा कि भाई ये जो उसकी उस टाइम की जुडिशल रूलिंग थी वो गलत थी। कोई 44 साल लग गए टू एडमिट दैट इट वाज अ जुडिशियल मर्डर, बट व्हाट चेंज, नथिंग एल्स। और बाकियों का भी जिस तरह उनको साइडलाइन किया गया, तो भुट्टोज इवेंचुअली तारीख बताती है कि दे हैपेंड टू बी इन द लिस्ट ऑफ द इनेबलर्स। अच्छा, मैं आपको बताऊं इससे पहले कि ये चूंकि भुट्टो साहब का जिक्र हो रहा है, तो जो मैंने आपको ट्रेन का इस्तारा दिया, उस ट्रेन को चला रहे थे ब्यूरोक्रेट्स और फौजी जनरल्स, और साथ में अदलिया भी तीसरा व्हील उनके पास था। क्या बात है, बिल्कुल ठीक है, वो साथ ही बैठे हुए थे। तो जस्टिस मुनीर से लेकर आज तक एक ही आपको पैटर्न दिखाई देगा। बीच में बड़े बड़े नारे आए हैं, बड़े बड़ी शोबदाबाजी हुई है कि आज़ाद हो गई अदलिया और अब हम ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, हर चीज ठुस हो जाती है। जनरल क्यानी लेड जो है आपकी मुकला मूवमेंट भी होगी, सारा कुछ होगा। नहीं, उसके अलावा भी आप देख लीजिए, अभी रिसेंट चीफ जस्टिस को देख लीजिए, एक एक करके, और उनके जो सीनियर्स जो सो कॉल्ड मज़ामती जज भी हैं। माजर के साथ मेरे ज़हन में डैम फंड आ गया, उसका भी बता देंगे। वो तो डैम फंड इज डैम फुल फंड। तो अच्छा, अब बात यह है कि वो आप उनका कॉन्डक्ट देख लें, तो वो एक ही आपको, वो भी पटरी वहीं पर है। अनफॉर्चुनेटली कोई उसमें स्टॉप नहीं आया। अब ये हम आ जाते हैं भुट्टो साहब की शख्सियत। भुट्टो साहब एक बहुत ही जबरदस्त फिनोमेना पाकिस्तान की तारीख का है, और अभी भी वो भुट्टो जिंदा है बकौल शख्स से। पीपी तो यही कहती है। मगर देखिए, भुट्टो साहब भी इसी नर्सरी, ये जो ट्रेन जिसका मैं जिक्र कर रहा था, इस ट्रेन ने एक मुसाफिर को बिठाया, लड़काना पे रुकी ट्रेन, ने कहा आ जाओ, बड़ा ज़हीन है, आपकी तरह नौजवान और हैंडसम और इंटेलिजेंट था। उन्होंने कहा कि बुलाओ, बिठाओ, ध्यान करें मैं भी ट्रेन पे मेरी दुआएं आपके साथ है कि आपको ट्रेन में बिठाया। उन्होंने कहा कि इसको हम बिल्ड करते हैं, यूएन भेज दिया। ठीक है ना, अर्ली 30s में सिकंदर मिर्जा साहब ने कहा कि जी ये तो बड़ा ब्राइट स्टार है। और भुट्टो साहब ऑल्सो प्लेड अलॉन्ग विद द एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि पाकिस्तान में तरीका उस वक्त भी यही था, आज भी यही है। आज भी तरीका, अगर आपने कोई ओहदा हासिल करना है, आपने कोई सियासी ऑफिस लेना है, रूल करना है, इलेक्शन भी जीतना है, तो आपको इट गोज थ्रू यू नो वेयर, उसी ट्रेन में बैठना पड़ता है। हाँ, उस ट्रेन में बैठना पड़ता है, या कम से कम उसके साथ साथ जैसे कहते हैं उसको सलाम करना पड़ता है हर स्टेशन पर। फूल फेंकने पड़ते हैं। तो इसलिए भुट्टो साहब बैठ गए, और भुट्टो साहब की फिर वो तरबियत वहाँ पे हुई, फॉरेन मिनिस्टर तक वो पहुँच गए, और वो पहुँचे। और अब ये पता लगा कि भुट्टो साहब तो एक बाकी सियासी जो थे लोग, उनसे कहीं ज़्यादा कदावर शख्सियत थी। तो इंतहाई ज़हीन, फतीन, वेल रेड, अपने ज़माने के एम्बिशस और कैरिज्मेटिक। वो करिश्मा फिर उनका जो है आहिस्ता आहिस्ता वो सामने तब आया जब उन्होंने अयूब खान को से बगावत की और छोड़कर अपनी पार्टी बना ली। और जब उन्होंने वो पार्टी बनाई, तो वो जो ही वो एंटी अयूब, एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुए, तो वो बेपनाह उनकी मकबूलियत हो गई। अब इसे, और वो भी पंजाब में। अब आपको पैरेलल हिस्ट्री का अभी पिछले चंद सालों में आपने देखा कि इसी तरह एक टैंकों पर बैठ कर आने वाला सियासतदान, जब उसने वहाँ पर छोड़ी या उसको निकाला गया और वो उसने बगावत का ऐलान किया, तो क्या वाइल्ड पॉपुलैरिटी हो गई है। ये हमारे यहाँ मिजाज भी है, पॉपुलर मिजाज भी है, क्योंकि सबको ट्रेन का पता है। सबको पता है कि ये ट्रेन पर कब्जा हो चुका है, और इसको छुड़ाने के लिए आपको एक कैरिस्मेटिक या स्ट्रॉन्ग पॉपुलिस्ट लीडर चाहिए, जो कि इसको पटरी को डायरेक्शन बदल देगा। और डायरेक्शन सिर्फ ये आइडियोलॉजिकल इशू नहीं है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी एक बार हमारी इसके ऊपर बहस हुई थी, आइडियोलॉजी के साथ साथ एक माशियात भी हैं।
लोग आज भी पाकिस्तान में वो इनइक्वालिटी का शिकार है। ऐसे आपकी आधी आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे है ऐसे और मिडिल क्लास स्क्वीज हो रही है। वो देखते हैं किसी की तरफ कि कोई तो आके इसका रुख बदले इस सियासत का। तो भुट्टो साहब ने वो बड़ा वाज़े अंदाज में एक इकोनॉमिक प्रोग्राम भी दिया, रीडिस्ट्रीब्यूशन का, रोटी कपड़ा मकान। उसके बाद उन्होंने नेशनलाइजेशन भी की। उनके दौर में लोग नेशनलाइजेशन को बुरा भला कहते हैं, लेकिन लेबर की जो वेजेस थी उनमें नेट इंक्रीज हुई। वो प्रो लेबर दौर था। आपने ये देखा होगा आज भी 2 मरला 3 मरला जो स्कीमें हैं, आज भी वहाँ पे लोग रह रहे हैं, याद करते हैं। और वही मॉडल है ये जो भी अपना घर बन रही है, स्कीम ये बन रही है, भुट्टो साहब की सारी ले डाउन है ये इस तरह की रीडिस्ट्रीब्यूटिव एफर्ट्स स्टेट की। लेकिन इस सारे पॉपुलिस्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो बनने से पहले वो मुशीर भी थे अयूब खान के। और 65 की वॉर पे ये कहा जाता है उनका एक बहुत बड़ा रोल था उकसाने में। उकसाने में ये था क्योंकि एक तो ये कि भुट्टो साहब की जो सियासत थी वो काफ़ी एंटी इंडिया और एक नेशनलिस्ट के तौर पर उन्होंने अपने आप को बिल्ड किया। अब वो हकीकत में थे या नहीं थे, आई एम श्योर कि पार्ट ऑफ हिम वाज अ वेरी डिवोटेड पेट्रियोटिक नेशनलिस्ट, बट पार्ट ऑफ इट वाज आल्सो अ परफॉर्मर कि 1000 साल जंग लड़ेंगे, इंदिरा गांधी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं। अच्छा, और कि कश्मीर को आज़ाद करो। इन्होंने जनरल्स को मशवरा दिया कि आप जाकर अयूब खान को भी कि आप ये जाकर ले लें कश्मीर। अब कंस्पिरेसी थ्योरी वही वाली बात आ जाती है पाकिस्तान बनने वाली, जो कंस्पिरेसी थ्योरी ये कही जाती है कि उन्होंने जान के अयूब को इस पाथ पे लगाया ताकि अयूब का डाउनफॉल हो और इनके लिए रास्ता निकले। क्योंकि आप पॉलिटिकल स्पेस उस वक्त तक नहीं खुलती जब तक कि एक स्ट्रॉन्ग मैन, मिलिट्री स्ट्रॉन्ग मैन जो है वो इक़्तिदार नहीं छोड़ता। वो वैक्यूम नहीं। जनरल ज़ियाउल हक, जनरल मुशर्रफ, जनरल अयूब, तीनों का केस आपके सामने है। ठीक है ना, कि अयूब खान के खिलाफ भी तहरीक चली, स्टूडेंट्स ने उसको ली, उसमें भुट्टो साहब भी शामिल हो गए। बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो भी हमने यहाँ पे कोट किया कि इट वाज डन इंटेंशनली। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो या ना हो, ये एक चीज तो साबित करती है दैट वी वर द एग्रेसर्स। फैक्ट्स ये तारीखें बताते। हमारी किताबों ने हमें कुछ और बताया, बट अप अंटिल देखिए डॉक्टर तारिक रहमान ने बड़ी अच्छी अभी किताब लिखी है वॉर्स के ऊपर, 48, 65, 71 तीनों का, और तीनों में उन्होंने ये बातें जो हकायक हैं बस वो दर्ज की हैं। वो अवेलेबल भी है किताब, आई थिंक लाहौर में छपी है। इट्स अ ग्रेट बुक, मैं रेफर करूंगा। और भी बहुत कुछ लिखा गया है। जितना इस्माइल इसके ऊपर एविडेंस मौजूद है उससे यही होता है कि एक डिल्यूजनल किस्म की सोच थी ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे उस वक्त, कि आप वहाँ पे जाके भेजेंगे मुजाहिदीन को, वो जाके एक एरिया लेंगे, आप पीछे से आके हमला करेंगे और इंडिया को शिकस्त दे देंगे। नहीं हुआ ना, ऐसे हुआ नहीं है। अगर हम वॉर्स की डिस्कशन में आई गए तो 71 की वॉर के अंदर भी मतलब वी लॉस्ट दैट वॉर। क्यों? उसके अंदर एक फैक्टर ये भी था कि आपको एक एलियन लैंड के ऊपर, जो कि था तो हमारा ही बट स्टिल एन एलियन लैंड, जिसको आपको वहाँ की लोगों की सपोर्ट आपके साथ चाहिए थी। वो क्यों आपको सपोर्ट करते? जब आपने 1970 के इलेक्शन के अंदर उनके मोस्ट पॉपुलर लीडर को, शेख मुजीबुर रहमान को, मेजॉरिटी मिलने के बावजूद असेंबलियां नहीं बनाने दी, तो वो लोग भी आपके खिलाफ थे। तो एंड हमने वेल समराइज्ड, बिल्कुल आपने खुद ही इसकी समरी कर दी है। सिर्फ एक चीज में मुझे ये ऑब्जेक्शन है कि एलियन ना कहें उन्हें, ठीक है, वो पाकिस्तानी थे। ठीक है, देखिए ना इस्माइल, मैं भी उस वक्त, मैं भी वही जनरेशन पोस्ट बांग्लादेश, आप भी हैं। हकीकत ये कि वो पाकिस्तानी शहरी थे। देखिए ये बात ट्रीट वैसे नहीं किया, मैं इस सेंस में कह रहा हूं। हमने बिल्कुल हमने ट्रीट नहीं उनको किया, उनको पर्सन की और बात अब तो हमें बताया भी नहीं जाता। अब 71 को तो इरेज कर दिया है बिल्कुल, क्योंकि आप तारीख की आप बात कर रहे हैं। 71 की मेमोरी को बिल्कुल इरेज कर दिया। उसका एक नाम दे दिया सकूत ढाका, फॉल ऑफ ढाका। जैसे कि कोई हमारी कॉन्क्वेस्ट थी और वो फॉल हो गई, जैसे कोई जलजिला आया और एक बिल्डिंग गिर रही है। यार देयर इज अ प्रोसेस बिहाइंड इट। आपने सब्जुगेट किया है, आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन सारी यहाँ वहां से पैसे बना के यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, आपने उनको लुक डाउन अपॉन किया। आप उनको कहते थे छोटे छोटे बोने, आपने रेसिस्ट वहां पे पॉलिसीज अपनाई हैं जाके। 100% की जो उनको भू आती थी बिल्कुल ठीक आती थी जाके। तो मैं आपको बताऊं, और सबसे बड़ा माजरत, हमने लैंग्वेज, आपने बंगाली को उठा के बाहर फेंक दिया। नेशनल इंटीग्रेशन मजहब से हट के आपने कहा जुबान पे जोड़ूंगा। तो देखे ना, जब हमने पहले बात की कि पहले 10 साल में जमहूरियत को दफना दिया था 58 में, उसका कतवा लगा दिया, उसमें एक जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी हुई वो ईस्ट पाकिस्तान और उनके राइट्स हो गए, क्योंकि वो मेजॉरिटी थे। वो मेजॉरिटी थे,
असल बात तो ये है, ठीक है ना, जो मेजॉरिटी है उसके ऊपर माइनॉरिटी रूल कर रही है, और माइनॉरिटी कह रही है कि तुम्हारी लैंग्वेज नेशनल नहीं होगी, हमारी लैंग्वेज नेशनल होगी, तुम्हारे लोग कैबिनेट में नहीं होंगे, हमारे ज्यादा होंगे, ब्यूरोक्रेसी और फौज यहां से होगी वहां से नहीं होगी। तो ये सारे अब हमने हालात इस तरह के पैदा किए, वो फिर एलिनेशन जो होती है वो बढ़ जाती है, और जब वो एलिनेशन बढ़ी तो फिर इंडिया ने उसका फायदा उठाया, इंडिया ने फायदा उठाया बिल्कुल ऐसे। और वो कसूर, लेकिन बुनियादी कसूर तो हमारा था, मौका दिया आपने, मौका दिया उन्होंने, और फिर उसके बाद जो है वो जो हुआ वो हिस्ट्री है। तो 65 के और 71 में भी अनफॉर्चुनेटली भुट्टो साहब का रोल बड़ा डूबियस है। मैं भुट्टो साहब का कदरदान हूँ और मैं उनका फ़ैन हूँ, और बहुत सारी बातों पे 73 का उन्होंने आइन बनाया, बड़े उनका एक विजन, एक यूनिवर्सल और ग्लोबल थर्ड वर्ल्ड का विजन था, इस्लामाइजेशन की बुनियाद रखी। वो उसमें मैं फैन नहीं हूँ, लेकिन 71 की जो वॉर थी उसमें उन्होंने अगर खुलकर याया खान का साथ नहीं दिया तो उसकी मुखालिफत भी नहीं की। ये कैसे मुमकिन है कि एक इतना आला पाए का सियासतदान हो, वहां पर हमारी फौज जाकर बंगालियों को मार रही हो, तो आपको इस पर बात ना करें, ऐसे हो नहीं सकता, ऐसे हो नहीं सकता, अनलेस कि आपको दिखाई दे रहा है कि ओके फाइनली आई एम गेटिंग क्लोज टू पावर। क्योंकि फौजी जनता जो थी, मेरे ख्याल से उन्होंने तो कहा था कि अच्छा अब ये होते हैं, लदा इनको छोड़ो दो, ठीक है ना, होने दो, जान छुड़ाओ। अयूब खान ने अपनी डायरीज में लिखी हुई है ये बात, मैं आपको बताऊं, मजे की बात ये है कि ये सारे, अब एक ज़माने में तो तहरीर भी किया करते थे कि अयूब खान अंग्रेज़ों के ट्रेंड थे, ज़रा ज़्यादा वो ऑर्गेनाइज्ड और सोचने समझने वाले, लिखने वाले थे, तो उनकी डायरीज में ये बात दर्ज है कि कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि इनसे जान ही छुड़ा ली जाए। ये एग्जैक्ट वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी उनकी जो डायरीज थी उनको छापा है OUP ने, अल्ताफ़ गौहर साहब ने उसको जमा करके उनकी कलेक्शन छापी हुई है, रिकॉर्ड पर है, उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में दस्तयाब है। जो लोग ये पॉडकास्ट देखकर तो नाराज़ हो जाएंगे वो प्लीज़ इसको चेक करके मुझे गालियाँ दें। तो उन्होंने ये कहा कि हमने इसे करना है। फिर उन्होंने और भी बंगालियों के बारे में बड़ी अजीबोगरीब बातें की हुई हैं कि ये आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, ये बड़े सर दर्द क्रिएट करते हैं, वगैरह वगैरह, हेडेक है, ठीक है ना। तो ये भुट्टो साहब का मैं समझता हूँ कि ये वाला जो रोल है ये बहुत ही क्वेश्चनेबल और डूबियस है। और उसके बाद जो उनकी आगे गवर्नेंस है उसकी अच्छी बातें तो मैंने आपको बताई हैं, प्रो लेबर रिफॉर्म, 73 का आइन वगैरह वगैरह, लेकिन वो भी एक सिविलियन ऑटोक्रेट थे। मॉडल जो है पाकिस्तान की, वो जो ट्रेन चलाते ना, तो भुट्टो साहब ने अब क्या किया, वो ट्रेन में सवार हो गए और वो ड्राइविंग सीट पर साथ बैठ गए, तीसरा उन्होंने पैसेंजर सीट पकड़ ली। उन्होंने कहा कि जो आपने सिविलियन ऑटोक्रेट वाला लफ्ज यूज किया वो इतना खूबसूरत सम अप करता है भुट्टो साहब को, बिकॉज इन्हीं के दौर के अंदर पीपल्स पार्टी के, हम अगर इनके 70 की उठाएं जाके, तो उन्होंने 20,000 के करीब अपनी जो अपोजिशन अरकान थे उनको मारा पीटा, जेलों में डाला, और पूरी सेंसरशिप की एक तहरीक चलती है। नोबडी टॉक्स अबाउट इट, नोबडी टॉक्स अबाउट इट। और ये देखिए ना, अब आज हम कहते हैं जी अपोजिशन के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, प्रेस की आज़ादियाँ नहीं है, बलूचिस्तान के ऊपर बमबारी हो रही, मतलब हम भी तो कोई बमबारी नहीं हो रही, उस वक्त तो बकायदा PF के जेट्स ने KP, अब उस वक्त NWFP होता था, वहाँ की दोनों हुकूमतों को बरतरफ करके फौजी ऑपरेशन किए, लॉन्च भुट्टो साहब के दौर में हुए, ये सब कुछ लेजिटिमाइज किया ना। हाँ, लेकिन अब ये दो भुट्टो हमने देखे हैं। एक भुट्टो हमने वो देखा है पॉपुलिस्ट, कैरिज्मेटिक, रीडिस्ट्रीब्यूशन की इकोनॉमिक्स करने वाला। एक भुट्टो हमने देखा है सिविलियन ऑटोक्रेट। अब एक तीसरा भुट्टो आता है जब वो इक़्तिदार से उनको निकाल दिया जाता है थ्रू फौजी इंटरवेंशन। अब ये जो तीसरा भुट्टो है वो आज जिंदा है, वो पब्लिक इमेजिनेशन में जिंदा है। पहली जो वाले काम है उनकी एक तरह से वाइट वॉशिंग हो गई हुई है, क्योंकि फिर जो 2 साल में भुट्टो साहब ने जिस बहादुरी और जिस करेज के साथ सामना किया शैम ट्रायल का, रिप्रेशन का, वो तारीख में उनको जिंदा रखे हुए हैं। क्योंकि वही है ना कि जिस धज से कोई मक्तल गया वो शान सलामत रहती है, तो वो भी इस तरह से ही वॉक्ड इनटू द गैलोस। इज इट द सेम फॉर खान साहब के जो धज से मक्तल गया? मेरे ख्याल से अभी तो खुदा ना करे कि खान साहब मक्तल में जाए, कभी भी नहीं। मैं तो अल्लाह सेहत दे उनको, हाँ अल्लाह उनको सेहत दे और वो आज़ाद हों। ये हमने इसके भुट्टो का एक्सपेरिमेंट करके एक चीज़ हयात अमर कर दिया उनको। अगर एक चीज, इट्स अ डिसीजन, या खान को ये ताहयात अमर कर देंगे या उनके कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स बहुत से लोग मुझे बाहर वो कहते हैं कि जी इनको इमरान खान को तो मार देंगे।
मैंने कहा था देखे, और उन्होंने कुछ सीखा हो कि ना सीखा, उन्होंने ये जरूर सीख लिया है कि ये काम नहीं करना, ये बड़ा महंगा पड़ता है। पहले भुट्टो से डील कर रहे हैं, आज तक वो जिंदा है और उसकी पार्टी जो है वो एक नेशनल प्लेयर है, लेकिन तो एक और क्रिएट करके मार्टिर, तो मसला खराब ना हो जाए। इन माय लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर हिस्ट्री मुझे लगता है ये नहीं सीखते, ये रिपीट अच्छा हो सकता है। देखिए repeat तारीख करते वैसे तो एक क्लीशे यही है ना कि तारीख के द बिगेस्ट लेसन ऑफ हिस्ट्री इज दैट वी डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। ऐसे ही है। तो ये तो बात है, आपकी बात में एक अमूमी बात दुरुस्त है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा ये होगा इसमें एक फर्क और है। इसमें एक फर्क और है कि आपने ये कहा कि भुट्टो खानदान ने सफर किया, उसमें एक एथनिक इशू भी आ जाता है। माइनॉरिटी सूबों के जो लोग हैं, सिंधी, बलोच, पख्तून, उनको खड़काना आसान है, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, ऐसे ही है, रिलेटिवली ऐसे ही स्पीकिंग। है, सैडली। अपने जो पंजाबी लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। देखे ना, नवाज शरीफ को तो 3 बार निकाला है। नवाज शरीफ को भी मुशर्रफ ने उनके ऊपर डेथ पेनल्टी वाले चार्जेस लगाए थे और ट्रायल हुआ था, लेकिन अल्टीमेटली ही वाज आल्सो लेट, स्पेशली कंसिडरिंग कि उन्होंने अपनी रेजिस्टेंस को नहीं छोड़ा। एंड यस, मैं कह रहा हूँ ये नवाज शरीफ के मुतालिक से, अगर रेजिस्टेंस को नहीं छोड़ा तो वो नवाज शरीफ का, मैंने कहा शहबाज शरीफ साहब की मुफाहमत की पॉलिसी होती है। नवाज शरीफ साहब तो इवन टिल नाउ इस हाइब्रिड रूल के अंदर भी एक मुजाहमत की सोच रखते हैं, एंड रिपोर्ट सजेस्ट दैट ही इज नॉट हैप्पी। देखिए अब वो हैप्पी है या नहीं है, लेकिन बात ये कि जो हो रहा है वो अब उनके सामने ही हो रहा है ना, उनकी छतर छाया के तले ही हो रहा है। उनका भाई और उनकी बेटी जो भी कर रहे हैं उनकी मर्जी के बगैर तो नहीं कर रहे ना, तो ये एक अलग बहस है इस्माइल। लेकिन मैं आपको बात ये कह रहा हूँ कि जो नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, दीगर पंजाब के लीडर्स, उनके साथ जरा सलूक थोड़ा सा फर्क हो जाता है। अब ये छोटे सूबों वाले कहते हैं, लियाकत अली खान, मोहम्मद खान जोनेजो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का खानदान, बेनज़ीर भुट्टो शहीद, सब छोटे सूबों से हैं। अच्छा, और इसी तरह आप देख लीजिए मेंगल, देख लीजिए बुगटी को देख लीजिए, और लातादाद लोग हैं। फिर आप देखें कि ये लोग तो जेलों में रहे। जीएम सैयद पाकिस्तान की में कोई 20-30 साल बंद रहे। ये बाचा खान मुस्तकिल जेल में रहे, ठीक है ना। अब अभी लोग कहते हैं कि जो हो ये इतना लंबा अरसा हो गया, इमरान खान जेल में, उससे पहले नवाज शरीफ जेल में था, तो वो ये भूल जाते हैं क्योंकि उनको तो हमने बिल्कुल साइड पे तारीख गायब की हुई है, इरेज किया हुआ है। I mean, for 30 years, GM Sayyid died in house arrest, literally. नजरबंद थे। अच्छा, पलीजो, वो एक लंबी पूरी, so many names। जी बिल्कुल। तो वो उनका जिक्र भी करना जरूरी होता है जब हम पाकिस्तान की तारीख का जिक्र करते हैं कि ये सिर्फ अयूब भुट्टो याया नहीं है, 100%। ये बाचा खान, पलीजो, बुगटी, मेंगल, ये सारे जो लोग हैं जो कि एक फर्क पाकिस्तान चाहते थे, ये सब चाहते थे कि ट्रेन जो है ना वो वापस लाहौर से कराची जाए। जिनके बड़ों ने शहादतें दी हैं, बिल्कुल, इन एक्चुअल they have given out their lives, laid their lives। बिल्कुल, वो बस मुस्तकिल उनको गद्दार डिक्लेयर किया, और गद्दार डिक्लेयर करने का फायदा ही होता है कि फिर अब मारना आसान हो जाता है या जेल में रखना आसान हो जाता है। दैट्स द सैड रियलिटी। That's the sad reality, and I guess हम अपनी कॉन्वर्सेशन को इस सैड रियलिटी से बेहतर सम अप नहीं कर सकते। There is so much more that we want to talk about, that we can talk about, and I always love having conversations with Raza Rumi साहब for this very reason, because बड़ी आपको सिर्फ एक वन डायमेंशन कॉन्वर्सेशन ही मिलती है उनको, जहाँ पे आपको एक उनके लिए ग्रे एरियाज एग्जिस्ट करते हैं, जो कि मेरे लिए भी करते हैं। इट कैन नेवर ओनली बी ब्लैक एंड वाइट, जो कि हम कहते हैं कि वन डायमेंशनल या बाइनरी विजन हमारी रियासत ने हमारे लोगों का बना दिया है। उसमें आप ऑपरेट करते रहेंगे तो आपके लिए मुश्किलात ही आएंगे, बिकॉज यू विल हैव टू डिग इन दोज ग्रे एरियाज टू फाइंड आउट कि एक्चुअल में एम्बिग्विटीज़ हैं कहाँ पे, बिकॉज देर इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू एंड देर इज़ नॉट ऑलवेज रॉन्ग, देर इज़ अ मिक्स होल एरिया बिटवीन दैट जिसको आपको एक्सप्लोर करना है। एंड बिफोर हेडिंग आउट, I have a question as well that I want to leave for you all, कि अगर हमने आगाज़ कायद-ए-आज़म से किया था तो रज़ा रूमी साहब, मैं चाहूँगा कि हम इख्तिताम भी उससे वहीं से करें। हम उनकी जब कायद-ए-आज़म की दूसरी वाइफ रत्ती का जिक्र करते हैं तो ये भी सवाल उठता है कि सिंस शी वॉज़ अ पारसी हरसेल्फ, तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनको क्रेमेट किया जाए व्हेन शी पास्ड अवे इन 1929, गालिबन ये वाली डेट आती है। बट कायद-ए-आज़म ने कहा था कि नहीं जी नहीं, ऐसे नहीं होगा, मैं इजाज़त नहीं दूँगा, इनको इस्लामी वे से ही दफनाया जाए। उसकी पिक्चर भी हमें दिखाई जाती है। तो इसमें क्या कितनी सदाकत है, इसमें कायद की टॉलरेंस किधर जाती है,
या नहीं, मेरे ख्याल से देखिए रत्ती जिना का जो मामला है उनकी तो शायद कन्वर्जन हो गई थी। बिल्कुल, मरियम नाम था फिर जी उनका। बिल्कुल, उनकी हो गई थी, इसी वजह लेकिन से कहा जाता है कि उनको- जाते टाइम उन्होंने फिर भी कहा, बिकॉज शी वाज फोर्स्ड, शी वाज वेरी आइसोलेटेड। उन्होंने अपनी फैमिली छोड़ी, घर बार छोड़ा, और उनके दोस्त अहबाब भी खत्म हो गए। वो अपनी बिल्लियों और कुत्तों के साथ ही थी। देखिए इनको- अब ये उस जमाने की हम बात कर रहे हैं, 1930s का बॉम्बे है, यूनाइटेड इंडिया है, एक कॉलोनियल Rule है। टाइम्स है। तो मेरे ख्याल से तो कायद आज़म ने इसी बुनियाद के ऊपर ही कहा होगा कि वो कन्वर्ट कर गई थी। मगर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, और मेरे ख्याल से ये मामला इतना अहम शायद मेरे नज़दीक नहीं है जितना अहम ये है कि कायद आज़म ने इस मुल्क के लिए क्या सोचा था। और मैं उसके लिए आपको दोहराना चाहता हूँ 3-4 चीज़ें मैं रिपीट करूँगा। पहली तो 11 अगस्त की तकरीर है, ठीक है। जिसमें कि उन्होंने कहा कि एक सेक्युलर स्टेट होगी जिसमें सब शहरी बराबर होंगे। दूसरी उन्होंने कहा कि ये वेलफेयर स्टेट होगी। ये आज वाली स्टेट नहीं है कि जहाँ पे अशराफिया ने सारे, उस ट्रेन वालों ने सारे सोना शोना टैक्स भर के अपने पास ही रखा हुआ है और लोगों को कुछ नहीं देते। तीसरी बात उन्होंने करप्शन का भी जिक्र किया था 11 अगस्त में, जॉबरी का और नेपोटिज्म का, जो कि आज नेपोटिज्म हर जगह आपको दिखाई देता है, हर सियासी पार्टी में, हर फील्ड ऑफ लाइफ में। और सिफारिश और ये पर्ची के बगैर कोई काम नहीं कोई नहीं होता, हो सकता। ठीक है। और कोई आपकी यहाँ पे मेरिट नाम की चीज़ नहीं है। तो एक मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी की भी उन्होंने बात की थी। इससे बढ़कर उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात के ऊपर भी अपनी राय दी थी। उन्होंने कहा था कि ये यूएस कनाडा की तरह ये मुल्क दोनों रहेंगे साथ में। कायद आज़म का अपना घर बॉम्बे में अभी भी डिस्प्यूटेड है, इंडियंस ने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। वो अपने घर के लिए इंडियन एम्बेसडर को पैसे देते रहे कि उसका पानी ठीक करो, तो अपनी जेब से, कि उसका पता नहीं टैंक, वाटर टैंक खराब हो गया था, कुछ इस तरह था। तो और वो उन्होंने अपना वो घर रखा हुआ था कि वो जाएंगे वहां पर रिटायरमेंट के बाद। फातिमा जिन्ना साहिबा ने ये बात कही, खुद उन्होंने ये लोगों को कहा कि हम रिटायरमेंट के बाद हम जाके दिल्ली में टाइम गुजारा करेंगे। आज तो ये अनइमेजिनेबल है जिस लेवल की हॉस्टिलिटीज हो गई हैं। तो ये भी नहीं हमें भूलना चाहिए कि कायद आज़म ने इस तरह, फिर उन्होंने बड़े वाजे कई इंटरव्यूज में कहा था कि पाकिस्तान एक थियोक्रेटिक स्टेट नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ ये ज्यादा अहम बातें हैं। और इसी के अंदर उन्होंने पॉवर्टी को खत्म करने की जी, बात की। poverty का, बिल्कुल। 11 अगस्त की स्पीच में जो इसका जिक्र ही नहीं किया जाता, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन को खत्म करने की बात। बिल्कुल। तो आज 2026 में आधा पाकिस्तान पॉवर्टी में है, की हालत में है, कमोबेश। और ये बिलो पॉवर्टी लाइन वो रेशियो है जो कि 800 रुपया रोजाना की बुनियाद पर कमाकर घर नहीं लेके जाते। ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स खोलें, आपको 40% की रेशो नजर आएगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को उठा के खोलें, 21 साल तारीख की हाईएस्ट नजर आएगी। सो मेनी डेवलपमेंट इंडिकेटर्स दैट हैव फॉलन। तो अब ये असल सोचने की बात है कि इनको क्या सोचें। पाकिस्तान जिसको जिन्ना साहब ने बनाया, डिलीवर किया, हम उनकी ताज़ीम करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, मगर हमने टोटली इसको एक फ़र्क डायरेक्शन में ले गए हैं, आइडियोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली। और ये बात है, अगर हमने पाकिस्तान को वापस ट्रैक पर लेकर आना है तो वी हैव टू कम बैक टू जिन्नाज आइडियल्स। वी हैव टू थिंक ऑफ जिन्नाज पाकिस्तान के वो क्या था, और वो हमें बहुत क्लूज देता है। लोग कहते हैं जी छोड़ें, आप क्या ये जिन्ना की बात करते हैं, क्या जिन्नाज पाकिस्तान है, पुरानी बहस है। नहीं, ये पुरानी बहस नहीं है। जब तक आप अपनी फाउंडेशंस को और अपने ओरिजिनल मकसद को नहीं समझेंगे तो फिर क्या फायदा है ऐसे। ये तो फिर एक लेबोरेटरी फॉर एक्सप्लॉइटेशन है फॉर द एलिट्स, ठीक है ना। 100%। तो इसको बदलें और लोगों का ये उन लोगों का मुल्क बनाएं जिनके नाम पर आपने इंडिया से अलग हुए थे, जिसके नाम पर आप इंडिया से अलग हुए थे। एंड इफ यू डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, द हिस्ट्री हैज़ अ वे ऑफ रिमूविंग यू फ्रॉम हिस्ट्री इटसेल्फ। इसके ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा। पाकिस्तान रिप्लेस हिस्ट्री विद आइडियोलॉजी, आई गेस ये डिबेट्स होनी चाहिए जहाँ पे आप आइडियोलॉजी को निकालें, उस ईंट की जगह वापस हिस्ट्री डालें, सो दैट यू नो एंड अंडरस्टैंड कि आगे बढ़कर हमने करना क्या है। हिपोक्रेसी जो है वो आपकी रूट्स के अंदर बैठी हुई है, बट अगर ज़्यादा सारी वॉइसेस जुड़ेंगी तो यू विल गेट टू रियलाइज़ दैट एक इस्लामी रियासत जो है उसका पार्शली सेकुलर लिबरल गवर्नेंस मॉडल क्यों है, और अगर है तो फिर व्हाई नॉट अडॉप्ट दैट in principle as well. Sir, thank you so much. थैंक यू, Wonderful discussion. थैंक यू, खुदा हाफिज़। Lovely as always. Ismail Qasim को इजाज़त दीजिए. Do let us know in the comment section as to what you think about it. Feel free to comment. Wild से wild thought भी है. Just be polite, just be respectful, and let us know what you think about it. I'd love to read the comments for this specific episode. Otherwise, I try and avoid. Until next time, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.